हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रवाना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है सल्तनत काल की। देखिए, सल्तनत काल को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सल्तनत काल की नींव कैसे पड़ी, ठीक है। कैसे मुसलमानों के हाथों में सत्ता चली गई। देखिए, पहले समझिए अरब आक्रमण। देखिए, सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, कब? 712 ईस्वी में एक आक्रमणकारी आता है। कौन? आक्रमणकारी। 712 ईस्वी में एक आक्रमणकारी आता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले इसने आक्रमण किया। कहां पर? सिंध में, सिंध प्रांत में। उस समय यहां का शासक कौन था बताइए भाई? दाहिर। कौन? दाहिर। यहां से शुरुआत हुई सबसे पहले अरब आक्रमण। अब देखिए तुर्क आएंगे। कौन? तुर्क। देखिए, तुर्किस्तान यानी कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? गजनी साम्राज्य। देखिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने? अलप्तगीन ने। इसके बाद आता है प्रीतगीन। कौन आता है भाई? प्रीतगीन। और इसके बाद आता है सुबुक्तगीन। ये भाई अलप्तगीन का गुलाम था। कौन था? गुलाम। इसका पुत्र होता है कौन? बताइए भाई। इसका पुत्र था महमूद गजनवी को महमूद गजनी भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले महमूद गजनवी ने सन 1000 में आक्रमण किया। कहाँ? भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन अंदर तक नहीं आ पाया। कहाँ पर किया? पेशावर। और यहाँ के कुछ क्षेत्र को इसने हथिया लिया और वापस लौट गया। इसके बाद सन 1001 ईस्वी में, कब? सन 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। किस पर? जयपाल पर, मुल्तान क्षेत्र में। यह आक्रमण मुसलमानों का भारत में प्रथम सफल प्रयास यानी कि प्रवेश था भारत के अंदर। भारत में प्रवेश इस आक्रमण को माना जाता है। कब? 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। भारत में इसे मुसलमानों का प्रथम प्रवेश माना जाता है। कब? 1001 ईस्वी में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार। इनका केवल और केवल एक ही मकसद था कि भारत की धन दौलत को लूटकर अपने साम्राज्य में ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इसका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण माना जाता है। किसने भाई? महमूद गजनवी ने। इस समय यहाँ का शासन कौन संभालता था भाई? भीम प्रथम। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? भीम। देखिए, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र यानी कि उत्तरी गुजरात में, और इस मंदिर को लूटने के बाद मंदिर को पूरा तहस नहस तोड़ दिया इसने, मूर्ति को तोड़ दिया, और वहां से लगभग माना जाता है 1 लाख, कितना भाई? 1 लाख दीनार
इसके हाथ लगे, हाथ लगे, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि माना जाता था। ठीक, इसके बाद सोमनाथ के मंदिर को इसने तोड़ा, यहाँ से ये धन लूट कर ले गया और मूर्ति को तोड़ दिया। इसके बाद भीम ने उस मूर्ति का, उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, पुनः निर्माण कराया। ये सब बात की बातें हैं। और जब ये दीनार लूटकर, यानी कि यहाँ से धन लूटकर ले जा रहा था, तो यहाँ के जाटों ने इस पर क्या किया भाई, आक्रमण कर दिया। किसने? जाटों ने आक्रमण कर दिया। जाटों ने आक्रमण कर दिया इस पर पीछे से। ठीक, और ये जो धन ले जा रहा था उसमें से कुछ धन इन्होंने लूट लिया। अब ये चिढ़ गया, कौन? महमूद गजनवी, कि जाटों ने हम पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया। जाटों के विरुद्ध आक्रमण, जाटों पर आक्रमण, ये इसका लास्ट आक्रमण माना जाता है, अंतिम। बात समझ में आ गई महमूद गजनवी की। अब देखिए मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी भी गजनी का एक शासक था। इसके बाद कौन शासक बना बताइए भाई? मोहम्मद गोरी। इसके 3 युद्ध ऐतिहासिक माने जाते हैं, यानी कि बहुत महत्व दिया जाता है। कौन सा भाई? तराइन में 2 युद्ध हुए। तराइन, इसे जयचंद्र ने पृथ्वीराज के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। इसे बुलाया था किसने? जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। इसने 2 युद्ध किए पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहला 1191 में, पिछली क्लास में भी बताया था, ये पूछे जाते हैं, इन्हें हल्के में ना लें आप। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किनके बीच भाई? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, और गोरी के बीच। किनके भाई? गोरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। कोई बात नहीं। देखिए दूसरा युद्ध होता है, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में, 1 वर्ष बाद। यह भी किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें गोरी जीत जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और इसी युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब चौहानों से, भारत की सत्ता चौहानों के हाथों से निकलकर किनके हाथों में पहुंच चुकी थी? मुस्लिमों के हाथों में पहुंच चुकी थी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भाई। और यहीं से सल्तनत काल की शुरुआत होती है, और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत भी यहीं से होती है। बात समझ में आई? तराइन का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है, और ऐसा मोड़ आता है कि अब भारत के शासकों के हाथों से सत्ता निकलकर किनके हाथ में चली जाती है? मुसलमानों के हाथों में, जो कि एक आक्रमणकारी थे। ठीक है, इसके बाद गोरी ने एक युद्ध और लड़ा। कौन सा? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। कब? 1194 में, जयचंद और गोरी के बीच। इसमें भी मोहम्मद गोरी जीत गया। देखिए बुलाया किसने? जयचंद ने। चंदावर का युद्ध भी किसके साथ हुआ? जयचंद के वक्त। ठीक है, और भाई इसको देख लीजिए, यहां पर एक पॉइंट और आप समझ लीजिए। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसने भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और वहां से धन लूटा। मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला कौन? मूर्ति भंजक। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सल्तनत काल की। किसकी? सल्तनत काल की। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई।
चलिए भाई देखिए सल्तनत काल। देखिए सल्तनत काल की शुरुआत, देखिए सल्तनत काल कब से कब तक रहा, ये 1206 तक, 6 से 1526 ईस्वी तक। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में जिन जिन क्षेत्रों को जीता इसने, उसे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और इसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है और यहीं से सल्तनत काल का आरंभ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सल्तनत काल में कौन कौन से वंश हुए, एक तरफ देख लीजिए इधर साइड में, देखिए गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी, दूसरा कौन सा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, और लास्ट कौन था, लोदी वंश। इनके संस्थापक भी देख लिए, किसने किसने स्थापना की। इस गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां, किसने की, खिज्र खां। लोदी वंश की बहलोल लोदी, बहलोल बहलोल खान लोदी। इनमें से ये चार वंश जो थे, ये कौन थे, तुर्क, और ये कौन था, अफगानी मुस्लिम, अफगान मुस्लिम। बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे। किसको, गुलाम वंश को। देखिए भाई, चलिए देखिए गुलाम वंश। देखिए गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं, ममलूक वंश, ममलूक वंश। ये नाम नहीं जानते तो इसे आप जान लें, ममलूक वंश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम, और कौन था, दामाद। मोहम्मद गोरी ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। बात समझ में आ गई। और महमूद गजनवी ने, सॉरी मोहम्मद गोरी ने जो भी जितने भी प्रदेशों को जीता था, जितने भी प्रांतों को, वो सब किसको दे दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, राजधानी, राजधानी किसे बनाया भाई बताइए, लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी किसे बनाया, लाहौर को। और एक बात और समझ लीजिए यहां पर, गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। क्या, बंदगा। बात समझ में आई। राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर। अब देखिए आगे बढ़िए, इसकी उपाधियां क्या क्या थी, उपाधि,
बताते रहिए भाई, किसी कोई दिक्कत हो तो। उपाधि लाख बख्श, लाख बख्श, ये लाखों रुपए का दान दे देता था, ऐसे आप याद रखें, इसलिए इसे क्या लाख बख्श कहते हैं। लाखों का दान देने वाला लाख बख्श। और क्या कहते हैं? हातिम, गरीबों की बेसहारा लोगों की मदद करने वाला कौन? हातिम। और कौन सी उपाधि? ये सब अलग अलग उपाधियां हैं, एक ही इसका मतलब नहीं है, अलग अलग उपाधियां। और कौन सी? कुरान ख्वां, कुरान ख्वां, जिसको कुरान की नॉलेज हो, कुरान की जानकारी हो, उसको क्या कहते हैं? कुरान ख्वां। अब देखिए, इसके दरबार में विद्वान कौन कौन से रहते थे? विद्वान हसन निजामी, हसन निजामी। और दूसरा कौन सा रहता था बताइए? दो विद्वान रहते थे, फ़क़े मुदब्बिर। कौन सा? फ़क़े मुदब्बिर, फ़क़े मुदब्बिर। ये दो विद्वान रहते थे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? देखिए, इसके गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन था? गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसके गुरु का नाम था। क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत थे, और इसी की स्मृति में, इसी की याद में इसने एक मीनार का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये कहाँ है भाई? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार का निर्माण क्या, इसने नींव रखी थी, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था। कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें हम, कि ऊंचाई कितनी है, तो यह 72.5 मीटर, या कहीं कहीं पर 73 मीटर भी लिखा रहता है। किसी को कोई दिक्कत? बताइए। इसका एक सेनापति था, देखिए, सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ये बहुत हरामखोर टाइप का आदमी था, बख्तियार खिलजी। सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ये बहुत बेकार टाइप का आदमी था, बख्तियार खिलजी इसका सेनापति। इसने क्या किया? नालंदा के विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया उसको। नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा और उसमें आग लगा दी, और ये आग नालंदा विश्वविद्यालय महीनों तक सुलगती रही, और वहाँ के सभी ग्रंथ, काव्य, दर्शन, जितना भी साहित्य था, सब जलाकर राख कर दिया इसने। महीनों तक आग जलती रही थी इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। यह प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। इसको तोड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ जाएं। किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? और क्या बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर? अजमेर में।
देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसका संबंध पीछे जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? हमने आपको बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अगर देखा जाए वास्तव रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया। इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय। किसने बनवाया था? विग्रहराज या फिर बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ या फिर उसी को कहते हैं बीसल देव, उसने बनवाया था। एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में। और उसने एक नाटक रचा हुआ था, यानी कि नाटक की रचना की थी। उसका नाम था हरकेली नाटक। और उस हरकेली नाटक की कुछ लाइनें, कुछ अंश उस संस्कृत विद्यालय पर लिखे हुए थे। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया, यानी कि उसके ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया और उसे मस्जिद का एक रूप दे दिया। हालांकि अभी भी जब इसने मस्जिद का रूप दिया तो सही से दे नहीं पाया, लगती नहीं दूर से कि ये मस्जिद है। देने का प्रयास किया और इसे कितना समय लगाया बताइए? 2.5 दिन में पूरा करवाया। 2.5 दिन। 2.5 को क्या कहते थे? पहले 2.5 कहते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ या फिर बीसल देव ने करवाया था। ठीक है, उसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके ऊपरी हिस्से को मस्जिद का रूप दे दिया और कह दिया कि ये भाई 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि 2.5 दिन में तैयार हुआ था बन करके। और क्या बनवाया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर? दिल्ली में। इतने सारे निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए। किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। अब देखिए, 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई इसकी? मृत्यु 1210 ईस्वी में। कैसे हुई भाई? घोड़े से गिरकर। घोड़े से गिरकर। ये भाई चौगान खेल रहा था घोड़े पर चढ़कर, जिसे पोलो कहते हैं। पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक और घोड़े से गिर गया। घोड़े ने इसके ऊपर अपनी टांग रख दी और ये मर गया घोड़े से गिरकर। प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल की किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई? तो किसकी हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइए भाई, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह। देखिए, आराम शाह ये आराम ही करता रहा। कब? 1211 ईस्वी में आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद देखिए, आराम शाह एक अयोग्य शासक घोषित हुआ। कैसा था? अयोग्य। और इसने केवल 8 महीने सत्ता संभाली। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसने इसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ और इसने केवल 8 माह तक सत्ता संभाली, पद पर रहा। और जो तुर्की सरदार थे उन्होंने इसको आराम शाह को हटाने का प्रयास किया। जब ये नहीं हटा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। भाई इल्तुतमिश
ने हत्या कर दी। कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की बात हम लोग यानी खिलजी वंश को पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये शुरुआत थी सल्तनत काल की। सल्तनत काल का आरंभ कब होता है? 1206 से 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। ठीक है। गुलाम वंश, ममलूक वंश या फिर दास वंश, इस नाम से इसे हम जानते हैं। स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। राजधानी लाहौर को बनाया। इसने उपाधियां धारण की। लाखों का दान देने वाला लाख बख्श, गरीबों की मदद करने वाला हातिम, और कुरान खवा, कुरान की जिसे नॉलेज हो। इसके दरबार में हसन निजामी, फ़क़ीह मुदब्बिर विद्वान रहते थे। इसका गुरु कौन था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्या? सूफी संत थे, सूफी संत। इसी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। इसकी ऊंचाई 72.5 या फिर कहीं कहीं पर 73 मीटर भी मिलती है। इसके बाद इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, जो कि 2.5 दिन में पूरा हुआ था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, और इसकी 1210 में घोड़ा से गिरकर पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता? आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। इसने 1211 में सत्ता संभाली और केवल 8 महीने सत्ता में रहा, पद पर रहा। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, इसने आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक है। यहाँ से आगे की बात हम खिलजी वंश की बात अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है। धन्यवाद।